नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल नीर 143 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि यूपी पेट एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, तो दोस्तों उसी के लिए हम यूपी पेट का मॉडल पेपर और एसएससी जीडी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने वाले हैं उनकी हम क्या सीरीज लेके आ रहे हैं आपकी क्या है कि मॉडल पेपर की। तो दोस्तों, ये शायद आपका 9वां मॉडल पेपर होगा। अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो प्लीज उन मॉडल पेपर्स को देखिए, क्योंकि उन मॉडल पेपर्स में ट्रिक के माध्यम से क्या, अगर जैसे आप इसमें ये रचनाएं दी हुई हैं तो हमने ट्रिक बताई है। एक राइटर की एक दोहे से ऑलमोस्ट 15-20 रचनाएं कवर हो जाती हैं। हम ट्रिक के बेस पर सारा कुछ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो जीएस का जो कोर्स होता है दोस्तों बहुत लेंथी होता है, इसको शॉर्ट टाइम में नहीं किया जा सकता। वनडे एग्जाम में भी बहुत टफ होता है, बट उसको अगर हम ट्रिक के माध्यम से, कॉन्सेप्ट के माध्यम से दोनों से पढ़ेंगे तो जल्दी हमारा इजी वर्क हो जाएगा, स्कोर भी अच्छा हम लोग करेंगे। समझ रहे हो? तो दोस्तों, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज उन वीडियो को देखिए। और इस वीडियो में मैं आपको यूपी पेट का मॉडल पेपर जो है उसका सेकंड पार्ट बताऊंगा। और इसके पिछले वीडियो में हमने क्या, हमारे द्वारा सचिन सर जो है वो आपको यूपी पेट का फर्स्ट पार्ट बता चुके हैं। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस। हिंदी के 5 क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से गुण संधि नहीं है। क्या? निम्न में से गुण संधि नहीं। तो दोस्तों मेरे शेर और शेरनियों, इस वीडियो को शेयर जरूर करो। शेर और शेरनियों शेयर जरूर करो, क्योंकि जिससे शेयर करोगे तो आपकी फैमिली बढ़ेगी और हमें और पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से गुण संधि नहीं है। निम्न में से गुण संधि नहीं है। तो दोस्तों हमने ट्रिक बताई थी, हमने जैसा बताया कि ट्रिक के माध्यम से ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी भी ट्रिक बताई थी, क्या? निम्न में से गुण संधि नहीं। तो हमने बताया था गुण संधि में क्या, कहीं भी आपको छोटा ए छोटा ओ और नजर आ जाए, तुरंत देखते ही टिक करो, क्या? गुण संधि होगी। बिना हेजिटेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन सेलेक्ट दैट आंसर इज राइट। ओके, तो दोस्तों इसमें देखते हैं निम्न में से गुण संधि नहीं है। राकेश, उमेश, लंकेश, वार्तालाप, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं। राकेश, हमने बताया छोटा ए कहीं भी आपको सेंटर में नजर आ जाए, तुरंत क्या, तुरंत उसको टिक मारो कि गुण संधि होगी। तो इसमें छोटा ए है सेंटर में, तो ये क्या हो गया, गुण संधि हो गया। इसमें भी छोटा ए है तो ये भी क्या हो गया, गुण संधि हो गया। लंकेश, इसमें भी छोटा ए है, मतलब ये तीनों गुण संधि। तो अब ये चौथा डी है, जो ये कौन सी संधि है, इसका कैसे पता करेंगे? तो दोस्तों इसकी भी हमने टिक बताई है आपको। क्या? आपको कहीं भी क्या सेंटर में बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ नजर आए, तुरंत देखते ही टिक कर दो, क्या? दीर्घ संधि होगी। कौन सी? दीर्घ संधि। तो ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। क्यों? यहां देखो वार्तालाप, यहां बड़ा आ छिपा हुआ है, सेंटर में बड़ा आ छिपा हुआ है, वार्तालाप। तो ये बड़ा हमने बताया, तो ये क्या हो गया, ये दीर्घ संधि हो गई। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि गुण संधि नहीं है। ये वार्तालाप गुण संधि नहीं है, ये सॉरी ये गुण संधि नहीं है, दीर्घ संधि है, इसलिए आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देव का पर्यायवाची नहीं है। देव, देव मतलब सुना, देव मतलब देवता, समझ रहे हो? देव मतलब क्या होता है, देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो अमर, सुर, अजर, अमृत। दोस्तों आपको लग रहा होगा ये सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट इनमें डिफरेंट है। इसमें देव का एक ऐसा शब्द है जो देव का पर्यायवाची से नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं, अमर देव, अमर, अमर अजर, देवता जो होते हैं अमर अजर होते हैं। सुर, सुर मतलब देव होता है, और असुर मतलब दानव, राक्षस। तो दोस्तों अमर मतलब देव और सुर मतलब देव, अजर, अमर अजर है। तो दोस्तों सुर भी, ये भी क्या होगा, ये भी देव का पर्यायवाची है। फिर अमृत, अब दोस्तों राइट आंसर आपका डी होगा, अमृत। क्यों?
ये देव का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका दोस्तों पर्यायवाची इसका होगा। तो आपने पढ़ा होगा सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब दोस्तों अमृत के पर्यायवाची हैं। सुधा, अमीय, पीयूष, सोम, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि देव का पर्यायवाची अमृत नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कृत्रिम का विलोम शब्द होगा। कृत्रिम का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों कृत्रिम है, उसका विलोम शब्द आपको देखना है उपचार। जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा कृत्रिम का। तो दोस्तों देखते हैं उपचार। ऑप्शन 4 है उपचार, जोड़, भूगोल, प्राकृतिक। तो दोस्तों कृत्रिम का क्या होगा विलोम शब्द? प्राकृतिक। आपका राइट आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक होता है। तो भूगोल क्या होगा? भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा? भूगोल का खगोल। फिर जोड़ का, मैथ सभी ने कैलकुलेशन तो सीखा ही होगा, तो जोड़ का क्या होगा? घटाना। फिर उपचार का अनुपचार। अनुपचार। तो दोस्तों कृत्रिम का विलोम शब्द होगा प्राकृतिक, भूगोल का खगोल, जोड़ का घटाना, उपचार का अनुपचार। तो दोस्तों इसमें भी आपका तीसरे का राइट आंसर डी है। क्यों? कृत्रिम का विलोम शब्द प्राकृतिक होता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। क्या दोस्तों निम्न में से 4 ऑप्शन दिए, इसमें जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं, हमने बताया था आपको कि हम सभी की रचनाएं जो ट्रिक के माध्यम से कवर कर रहे हैं, और इसकी भी जयशंकर प्रसाद की और एक दूसरे राइटर भी उसमें होंगे इस ट्रिक में, क्योंकि 2 राइटर की रचनाएं दी हुई। तो दोनों राइटर्स की हमने ट्रिक बताई थी। प्लीज उस वीडियो को देखिए, जिससे आपको अगर देखते हैं ऐसा क्वेश्चन आ गया यूपी पेट या किसी भी एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम में या यूपी बोर्ड, इंटर बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको अगर पढ़ाई नहीं, ट्रिक नहीं पता होगी। ट्रिक नहीं पता जो आपने पढ़ा ही नहीं। अगर एक ट्रिक में ऑलमोस्ट 20 रचनाएं कवर हो जाती हैं, एक ट्रिक से 20 रचनाएं। तो दोस्तों उस वीडियो को देखें, जरूर देखिएगा। तो दोस्तों इसमें जयशंकर प्रसाद की हमने बताया आकाचिक, क्या आकाचिक चिकाकोसो हमने बताया था आपको ट्रिक किसकी? जयशंकर प्रसाद की। और ये दूसरे एक राइटर हैं। तो दोस्तों मैं पहले देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। फिर लहर जयशंकर प्रसाद की है। आंसू भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। निर्मला किसकी रचना है? तो दोस्तों निर्मला प्रेमचंद्र, क्या प्रेमचंद्र की रचना है। आपका राइट आंसर डी होगा। क्यों? जयशंकर प्रसाद की रचना निर्मला नहीं है। तो दोस्तों इनकी ट्रिक सभी राइटर्स की हमने बताई है। तो प्लीज उस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको रचनाएं सारी कवर हो जाएं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कारक के भेद होते हैं। कारक सभी को पता है कि नहीं? नहीं पता है? जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, गुण, अधिकरण में पर, संबोधन है गुण, अधिकरण में पर, सब दोस्तों ये क्या है? ये सब कारक हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बाद में अभी बता रहे हैं। कारक पहले 5, 6, 7, 8। तो दोस्तों कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, या भेद एक ही होता है, प्रकार या भेद। ठीक है दोस्तों, कारक के भेद या प्रकार होते हैं 8। कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में पर, संबोधन है और अपादान से अलग होने पर। तो दोस्तों 8 होते हैं। अब लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगा, इसलिए हम ओरल ही बता दें आपको। तो दोस्तों कितने होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, ये सब क्या है? ये सब कारक है दोस्तों। और ये किस लिए यूज होते हैं? ये सेंटेंस जैसे बनता है, राम को स्कूल जाना है, अब इसमें को कारक यूज हुआ है, को कारक यूज हुआ है। जैसे राम स्कूल को जा रहा है, तो इसमें को जो है ये कारक है। और कौन सा है? कर्ता ने कर्म को, कर्म को मतलब को, ये कर्म कारक है। कर्म कारक को कौन सा कारक है? कर्म कारक है। कर्ता ने, राम स्कूल को जा रहा है, कर्म कारक है। दोस्तों कारक 8 प्रकार के। दोस्तों हमें लगता है 5 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ।
तो दोस्तों मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस के साथ। दोस्तों इसके पिछले वीडियो में इसके साथ वाले या सेक्शन में हमने क्या बताया था, हिंदी के 5 क्वेश्चंस। दोस्तों उसमें जो हमने ट्रिक्स बताई थी उन वीडियोज को भी देखिएगा, क्योंकि हमने बताया आपको एक ट्रिक से ऑलमोस्ट 20 और 25 रचनाएं कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों उन वीडियोज को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस बताऊंगा। क्या हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस? तो दोस्तों देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र। पढ़ा होगा सभी ने, गायत्री मंत्र सुना होगा। क्या होता है, सुना है किसी ने? बोलो मेरे शेर और सेनियों, बोलो। गायत्री मंत्र किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो दोस्तों देखते हैं। गायत्री मंत्र लिया गया है कौन से? दोस्तों वेद की, ये वेद चारों दिया है, कौन से वेद से लिया गया? गायत्री मंत्र लिया गया है, कहां से लिया गया है या कौन से वेद से लिया गया है? दोस्तों वेद है अपने पास सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। क्या अपने पास वेद 4 है, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। दोस्तों वेद पता है कितने प्रकार के? वेद जो होते हैं दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसकी देख दोस्तों ठीक बता रहा हूं, चारों वेदों को सारी आयजु। ठीक है दोस्तों। सा से सामवेद, री से ऋग्वेद, आ से अथर्ववेद और या से यजुर्वेद, या से सारी आयजु। ये दोस्तों ट्रिक है। क्या? सा से सामवेद, री से ऋग्वेद और आ से अथर्ववेद और यजुर से यजुर्वेद। तो दोस्तों वेद गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। और कितने वेद होते हैं? 4 होते। कौन कौन से? इसकी ट्रिक है सारी आयजु। सा से सामवेद, री से ऋग्वेद, आ यजु, आ से अथर्ववेद और यजुर से यजुर्वेद। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था। दोस्तों बुद्ध, ये जो बुद्ध धर्म है उसके की प्रवर्तक या संस्थापक थे। बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था या बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ दिए थे? ये सब पढ़ा है आपने कि नहीं? बोलो मेरे शेर और सैनियों। अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़िए, क्योंकि बुद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। कोई भी वनडे एग्जाम देख लो, उसमें बुद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। बुद्ध को ही क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया। यू कैन से ब्रांड। कहते हैं कि लोग जैसे नाइकी, पुमा, एडिडास, ये सब क्या ब्रांड्स हैं? ये भी ब्रांड हैं जो लाइट वर्ल्ड में पूरे लाइट ऑफ एशिया, पूरा एशिया महाद्वीप जो है अपना नहीं, उसमें बुद्ध की माने जाते हैं। उनके विचार जो हैं वो अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, ज्ञान की ज्योति, इसलिए लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता है दोस्तों बुद्ध को। तो दोस्तों अपना क्वेश्चन क्या? बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था खड़ी बोली में, पाली भाषा में, ब्रज भाषा में, अवधी में। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था पाली भाषा में। कौन सी भाषा? पाली भाषा में। आपका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने अपना उपदेश था वो पाली भाषा में दिया था। तो दोस्तों इनके बारे में कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ, वो याद कर लेना। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़िएगा, क्योंकि बुद्ध का जन्म से रिलेटेड, उनका घोड़ा और फूल, ये सब आपको जाते हुए रास्ते में क्या मिला था, ये सब आपको पढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इनका सेक्शन, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। दोस्तों एक दुनिया का शक्तिशाली वंश था मौर्य वंश। अब शक्तिशाली क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि इसमें इस वंश से ऐसे सम्राट हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट। आपने अशोक लाट देखा होगा, तो वो अशोक, जो सम्राट अशोक थे, उनकी ही देन है। तो आज जो आप 1 रुपये देखते हैं उसमें भी उनकी लाट, इसीलिए
चक्रवर्ती उनको इसलिए कहा गया क्योंकि चारों दिशाओं में, क्या, चारों दिशाओं में उनका चक्र, चक्र मतलब चक्रव्यूह, चारों दिशाओं में उनकी कीर्ति है, उनके विचार हैं, उनके नॉट ओनली इन इंडिया बट इन वर्ल्ड। आप अगर इनकी जानकारी पढ़ोगे तो दोस्तों अपना क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों, पुराण है कौन से, विष्णु पुराण, वायु पुराण, फिर मत्स्य पुराण, फिर ननादेव, या इनमें से कोई भी पुराण नहीं है जिनमें से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी कहां से मिलती है, विष्णु पुराण से। आपका राइट आंसर ए होगा। मौर्य वंश की जानकारी कहां से मिलती है, विष्णु पुराण से। तो वायु पुराण की किसकी जानकारी मिलती है, इससे गुप्त वंश की। गुप्त वंश की जानकारी कहां से मिलती है, वायु पुराण से। मत्स्य पुराण, अब मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो दोस्तों आपने सुना होगा एक नाम है आंध्र सातवाहन वंश। तो दोस्तों मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है और मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। तो दोस्तों हमें लगता है ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा विद ऑप्शंस के साथ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, किस किसने पढ़ा दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों देखते हैं। अपना पहला ऑप्शन है 23 जून से 1758, 23 जून 1756, 23 जून 1757, 23 जून 1788। तो दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 में। क्या दोस्तों, प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। बद्री धाम कहाँ स्थित है, क्या दोस्तों, बद्री धाम कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये बद्री धाम के जो कहो कि इसके संस्थापक कौन थे या इसकी निर्माण ये बद्री धाम की किसने की थी। ये धाम है, पवित्र स्थल है इंडिया के। तो दोस्तों इसके बारे में जानकारी, बद्री धाम दोस्तों यात्राएं सभी कितने धाम है वैसे और इनकी स्थापना कौन की थी। तो दोस्तों टोटल धाम कितने, 4 हैं। कौन कौन से, पहला तो बद्री धाम हो गया, फिर द्वारिका हो गया, फिर एक कौन सा धाम है, पुरी धाम है और एक श्रृंगेरी है। तो दोस्तों उत्तराखंड, तो दोस्तों बद्री धाम कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। क्या बद्री धाम कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और ये किस दिशा में पड़ता है, तो दोस्तों उत्तराखंड किस दिशा में पड़ता है बताइए, ये बताइए। हिमालय और ये ज्यादा नदियां किधर है, उत्तराखंड, ये सब नॉर्थ में पड़ते हैं, नॉर्थ में। नॉर्थ मतलब उत्तर में, ठीक है दोस्तों। क्या बद्री धाम, और इसके कौन थे संस्थापक, शंकराचार्य, शंकराचार्य। तो दोस्तों बद्री धाम कहाँ स्थित है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और इसके टोटल धाम कितने हैं, 4 हैं। और बद्री धाम पड़ता किस दिशा में है, तो उत्तराखंड में है और उत्तर दिशा, नॉर्थ, उत्तर दिशा में पड़ता है और इसके संस्थापक शंकराचार्य हैं। तो दोस्तों 4 है, तो एक उड़ीसा में पड़ता है। तो उड़ीसा में कौन सा पड़ता है धाम बताइए, तो उड़ीसा में दोस्तों पड़ता है पुरी धाम, पुरी धाम। फिर गुजरात में एक पड़ता है, तो गुजरात में कौन सा पड़ता है, द्वारिका, द्वारिका धाम जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित है वो कहाँ पड़ता है, द्वारिका में। कर्नाटक में एक धाम पड़ता है, वो कौन सा है, श्रृंगेरी। क्या, श्रृंगेरी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में। तो दोस्तों बद्री धाम कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। और ये किस दिशा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, उत्तर दिशा में पड़ता है। और इसके संस्थापक कौन है, शंकराचार्य। और कितने धाम है टोटल, 4 हैं। कौन कौन से, बद्री धाम, द्वारिका और कौन सा, श्रृंगेरी और कौन सा है आपका, एक है पुरी धाम, पुरी धाम ये लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और पुरी धाम कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। और द्वारिका गुजरात में, श्रृंगेरी कर्नाटका में या कर्नाटक में। तो दोस्तों हमें लगता है ये भी हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो मेरे शेर और शेरनियों में आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस के साथ। इसके पहले हमने क्या क्या आपको बताया था, इसी सेक्शन में हमने बताया हिंदी के क्वेश्चंस 5, फिर क्या हमने बताया, फिर हमने बताया हिस्ट्री के 5 क्वेश्चंस। और अब हम लोग
ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। भूगोल का जनक कहा जाता है, क्या भूगोल का जनक कहा जाता है? ऑप्शन दिए अपने पास 4। भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। और भूगोल का जनक कहा जाता है अरस्तु को, प्लेटो को, इरोटोस्थनीज को या नन ऑफ देयर, या इनमें से किसी को भी नहीं। दोस्तों भूगोल का जनक किसके कहा जाता है? इरोटोस्थनीज को, इरोटोस्थनीज को, क्या इरोटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इरोटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों अब इनको भूगोल का जनक कहा क्यों जाता है? दोस्तों ये जो ज्योग्राफी है ये कैसा शब्द है? ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है। क्या ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है? यूनानी शब्द है, ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है। और इसको जियोग्राफिका, क्या जियोग्राफिका, जियोग्राफिका का जो जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। क्या इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसीलिए क्या इसीलिए इरेटोस्थनीज को ज्योग्राफी मतलब भूगोल, ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल, भूगोल का जनक कहा जाता है। और ये ज्योग्राफी कौन सा शब्द है? ज्योग्राफी एक यूनानी शब्द है दोस्तों। दोस्तों आपका राइट आंसर पहले का क्या होगा? इरेटोस्थनीज। क्यों? क्योंकि भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आंतरिक ग्रह नहीं है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में ग्रह दिए हुए। अब आपको निम्न में से आंतरिक ग्रह नहीं, मतलब एक ऐसा कोई इन चारों में ग्रह है जो आंतरिक ग्रह नहीं। तो आंतरिक नहीं तो क्या होगा? तो बाह्य होगा या बाहरी ग्रह होगा। तो देखते हैं कौन कौन से। तो दोस्तों पहले आपको आंतरिक ग्रह की ट्रिक पता है कि नहीं? नहीं पता है तो चलो फिर मैं बताता हूं ट्रिक क्या होती है। बस पम, क्या बस पम, बा से क्या होता है? बुध एक ग्रह होता है जो आंतरिक ग्रह होता है। सा से शुक्र, फिर पा से क्या है? पृथ्वी, फिर मां से मंगल। दोस्तों बाहर ये आंतरिक ग्रह है कितने? दोस्तों ये 4 हैं। कौन कौन से? बसपम ट्रिक हमने आपको बताई, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब दोस्तों इसमें देखिएगा कौन सा ग्रह, 4 ग्रह है, इसमें कौन सा ग्रह नहीं है? बुध इसमें भी है उसमें भी है, शुक्र इसमें भी है उसमें भी है, पृथ्वी इसमें भी है उसमें भी है, और मंगल एक ऐसा ग्रह है जो इसमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं। मतलब ये बृहस्पति जो है ये कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, ये कौन सा ग्रह होगा? फिर ये बाह्य ग्रह है। ठीक है दोस्तों, ये बाह्य ग्रह आपका हो गया। क्यों? क्योंकि ये आंतरिक ग्रह नहीं है। और मंगल कौन सा ग्रह? ये आंतरिक ग्रह है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है? बस पम, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो दोस्तों निम्न में से आंतरिक ग्रह नहीं है बृहस्पति। तो दोस्तों आपका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन बराबर होता है। क्या दोस्तों? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन बराबर कब होता है? आपका क्वेश्चन है संपूर्ण पृथ्वी है दोस्तों एक ऐसा वर्ष में एक ऐसा दिन आता हो जिस दिन दिन और रात, क्या दिन, संपूर्ण पृथ्वी ऐसा दिन और रात है जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। क्या दोस्तों? बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल फिक्स। कहते हैं कि ना 100% है तो उसको 50% दिन होगा और 50% दिन और रात। मतलब अगर 24 घंटा का दिन 12 घंटा का दिन है तो 12 घंटा की ही रात होगी। एक दिन ही ऐसा आता है। अब वो कौन सा दिन है? इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिन पूछ रहा है, दिन के बारे में पूछ रहा है, उसमें रात के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा है। तो दोस्तों 25 सितंबर, 24 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर। तो दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी पर दिन बराबर होता है 22 सितंबर को। क्या 22 सितंबर को दिन बराबर होता है। और रात कब बराबर होती है? बराबर दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी पर हमने बताया कि दिन और रात
एक दिन ऐसा वर्ष में आता है जिस दिन 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है। तो 22 सितंबर को वो दिन है जब क्या संपूर्ण पृथ्वी पर दिन बराबर होता है। संपूर्ण पृथ्वी पर बात कर रहा है क्वेश्चन। तो दोस्तों 22 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन बराबर होता। अब रात कौन सा होता? तो दोस्तों 21। दिन कब हो गया? 22 सितंबर को। 22 सितंबर को रात 21 मार्च या 21 मार्च को, ठीक है दोस्तों। दिन कब बड़ा होता है? बराबर होता है 22 सितंबर को। 22 सीता 21 मार्च, 21 महीने, 22 सीता 21 महीने, 21 मार्च महीने मार्च। तो भाई 22 सितंबर को और दिन बराबर होता है और 21 मार्च को रात बराबर होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या विश्व का, और दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है आपका? डी है, क्योंकि 22 सितंबर को दिन बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, दिन और रात। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, क्या विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है? विश्व का सबसे ऊंचा दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों कौन सा है? एटना, कोटोपैक्सी, मोनोलोवा, बैरन, सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी। तो दोस्तों मैं पहले आपसे बता रहा हूं, ये जागृत, क्या ये जागृत सुसुप्त ज्वालामुखी है? क्या ये जागृत सुसुप्त, ये जागृत दोस्तों सभी जागृत ज्वालामुखी हैं। कौन से? जागृत ज्वालामुखी हैं सभी। कौन कौन से? एटना, कोटोपैक्सी, मोनोलोवा, बैरन, ये सभी चारों कौन से ज्वालामुखी? ये जागृत ज्वालामुखी। अब सब पूछ रहा है क्वेश्चन, ये सबसे ऊंचा सक्रिय। तो दोस्तों सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कोटोपैक्सी। दोस्तों सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। अब दोस्तों ये कोटोपैक्सी या इसे और क्या भी कहते हैं? इक्वाडोर। इक्वाडोर ये पड़ता कहां है? ये दोस्तों पड़ता कहां? जापान में। ठीक है। तो दोस्तों कोटोपैक्सी समझो मेरे शेर और सैनियों, कहां पड़ता है कोटोपैक्सी? इक्वाडोर इसको भी कहते हैं, जापान में पड़ता है। अब दोस्तों ये तो हो गया सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। अब सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? इन्हीं में से चार ऑप्शंस में है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी दोस्तों मोना लोवा। ये क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी। अगर कभी क्वेश्चन में आपसे पूछ दे सबसे बड़ा ज्वालामुखी तो क्या कहोगे? मोनोलोवा। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। फिर सेकंड है क्या? ये क्वेश्चन से बाहर नहीं, ऑप्शन से बता रहे हैं आपको। मोना लोवा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्या? मोना लोवा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो दोस्तों इसका चौथे का राइट आंसर क्या होगा? बी। बी है आपका चौथे का राइट आंसर। क्यों? इसका सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, इक्वाडोर है, जो कहां पड़ता है? जो जापान में पड़ता है। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी है, अगर पढ़ा है किसी ने तो उसको तुरंत याद हो जाएगा। पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। भारत में एक ऐसा स्टेट है जो पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय। तो दोस्तों कुछ पूर्व का स्कॉटलैंड लिखा है, तुरंत देखें तो इसमें ऑप्शन देखें कहेंगे जम्मू कश्मीर। तुक्का मारेंगे तो लोग किस पे मारेंगे? जम्मू कश्मीर पे। बट ये गलत है। पूर्व का स्कॉटलैंड जम्मू कश्मीर को नहीं कहते हैं दोस्तों। वहां पे इसलिए लोग तुक्का मारेंगे क्योंकि वहां पे ग्रीन मतलब वहां पे पहाड़, पहाड़ियां, सदाबहार समझ लो मौसम होता है। सदाबहार नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वहां का मौसम जो होता है यूको, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड जैसा होता है। तो दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड पूछ रहा है, कहलाता है मेघालय। मेघालय जो स्टेट है अपने इंडिया का, ये क्या कहलाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड एक कंट्री है, तो यहाँ क्या कहलाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है मेघालय। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डी। क्यों? क्योंकि पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय कहलाता है। तो दोस्तों हमें लगता है 5 क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। मेरे शेयर और सीनियर शेयर करोगे कि नहीं? शेयर करो, प्लीज शेयर करो। आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज शेयर। ओके, तो दोस्तों अभी मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो मेरे शेर और श्रेणियों, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ संविधान के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है,
भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है? क्या भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है? ऑप्शन दिए हैं 4, गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्कार, नन ऑफ दिस। व्हाट इज योर राष्ट्रीय अभिवादन? राष्ट्रीय मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का, अभिवादन ये गुण होते हैं या कहते हैं कि सादर सम्मान। तो भारत का राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? तो दोस्तों गुड मॉर्निंग ये पता है, इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड है, बस हिंदी में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? विदेशी हो गया, फॉरेनर हो गया। बी हेलो, ये भी विदेशी है। हेलो, अच्छा ये बता, आप जब भी कहीं भी कॉल करते होंगे तो हेलो बोलते होंगे, हेलो, हाउ आर यू, एनीथिंग यू कैन से। बट हेलो कैसे पढ़ा? हेलो फर्स्ट शब्द किसने यूज किया था? तो दोस्तों जिसने ये फोन बनाया था, किसने? हेलो फोन, ये फोन के आविष्कारक ने। उन्होंने, ऐसा हुआ था मैटर कि उनकी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम था क्या? हेलो। तो वो अपनी फ्रेंड को हेलो नाम से पुकारा करते थे। तो हेलो का शब्द पड़ गया क्या? हेलो। हेलो, लोग जब किसी से फोन करते कहते हेलो हेलो, तो ये सब उस वहीं से लिया हुआ है। हेलो शब्द उसी का रिपीट आप भी कॉल करते हैं कि तब कहते हैं हेलो। तो दोस्तों अगला कॉल से इसके पॉइंट है सी, नमस्कार, और डी है नन ऑफ दिस। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है नमस्कार। क्या? कैसे? नमस्कार। भारत का राष्ट्रीय अभिवादन क्या है? नमस्कार। तो दोस्तों और नमस्कार कैसे किया? झुक के किया। स्कूल्स में अगर कोई बहुत मतलब रीति रिवाजों वाला स्कूल होगा, पहले अगर किसी ने मिश्रित में पढ़ाई की है तो सरस्वती ज्ञान मंदिर या माँ सरस्वती ज्ञान मंदिर, तो उसमें चलता था नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे चलता था, अभिवादन होता था। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है नमस्कार। तो दोस्तों अगला इसमें राइट आंसर क्या हो गया आपका? सी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय संविधान में अनुसूची, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है कितनी? दोस्तों अपना जो भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूट है उसमें अनुसूचियों की संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या? अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन डी है 6, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन बी 11 और ऑप्शन ए है 12। तो दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। अब दोस्तों अनुसूचियों में होता क्या है? अनुसूचियों में किस चीज का डिस्कशन किया गया है? तो अनुसूचियों में देखो जो शपथ लेते हैं, क्या जो शपथ लेते हैं, दल बदल कानून, निर्वाचन और शपथ और क्या वेतन भत्ते, ये सब निर्वाचन अनुसूचियां हैं उसके अंतर्गत आता है। और टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 है। दोस्तों आपका राइट आंसर दूसरे क्या होगा? ए होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1845, 1849, 1874, 1875, कब हुई थी? 1845, 1849, 1874 या 1875 में? तो दोस्तों भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1845। कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1845। तो भारत दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी जो 24 अक्टूबर 1845 में हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यूएनओ। क्या? यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बताना हो। क्या? स्थायी सदस्यों की संख्या बतानी है, कितनी है दोस्तों? 5 है, 10 है, 15 है, 20, कितनी है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं हम। क्यों? ये वनडे एग्जाम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी है? स्थायी और अस्थायी भी आता है, हम दोनों बताएंगे आपको। तो दोस्तों यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। आपका राइट आंसर क्या होगा? 5 ए। अब दोस्तों स्थायी अगर कहीं भी सदस्य होंगे तो वहां पर अस्थायी भी होंगे, अस्थायी होंगे तो स्थायी भी होंगे। तो स्थायी की संख्या कितनी है? 5। तो अस्थायी की कितनी है? यहाँ पे यहाँ की बात कर रहे हैं और सभी की, ऐसा नहीं अगर ये 5 है तो वो 10 हो जाएगी अस्थायी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे सुरक्षा यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, अस्थायी की 10 है दोस्तों। ठीक है, कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। कहाँ?
यूएनओ सुरक्षा परिषद। ये कभी दोस्तों नई सजेशन लाना माइंड में कि अगर ये स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है तो वहाँ डबल हो गई 10 हो गई, ऐसे दूसरे क्वेश्चन में पूछ ले, जैसे राष्ट्र संघ या राष्ट्राध्यक्षों में कितनी संख्या है, तो अगर 5 है तो वहाँ डबल, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है। क्या दोस्तों, विशेष दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है। दोस्तों ये तो अभी देखा होगा, अगर किसी ने क्वेश्चन पढ़ा होगा पहले, या अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं या ऐसे दौर चल रहा है कि अगर जिसने भी उसको कहते हैं न्यूज देखी, उसको भी पता चल गया होगा विशेष दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है। तो दोस्तों विशेष दर्जा प्राप्त कौन नहीं है? जम्मू कश्मीर। अब नहीं है, पहले था। कब था? क्योंकि वहां से 370 धारा हटा दी है। क्या 370 धारा थी? अब वहां योगी सरकार के इंडियन गवर्नमेंट मतलब कि मोदी सरकार ने वहां के कानून बदल दिए। अपने गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर कौन है? गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने सारे कानून बदल दिए हैं दोस्तों। तो मतलब अब इसके जो विशेष राज्य में कानून था, अधिकार था जम्मू कश्मीर से, वो छीन लिए इसके अधिकार जम्मू कश्मीर के। पहले दोस्तों ऐसा होता था, वहां कोई बाहर से आके जमीन नहीं खरीद सकता सब जम्मू कश्मीर में, ना जम्मू कश्मीर की लड़कियों से कोई शादी कर सकता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, वहां के सारे अधिकार छीन लिए हैं। किसने? मोदी सरकार ने। इसीलिए तो ये पूरा जम्मू कश्मीर के जितने पीपल्स हैं, लीडर्स हैं, हाई लीडर्स हैं, और यूँ कहो कि कांग्रेस के नेता भी हैं कुछ, जो बिलबिला गए हैं। तो दोस्तों क्या जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया? इसके पहले कब छीना गया? तो ये मोदी सरकार में छीना गया। ये मत कहना कि कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस तो हर चीज दिया है उनको, जम्मू कश्मीर वालों को दिया कुछ नहीं है। तो दोस्तों विशेष दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है जम्मू कश्मीर। कौन कौन से? मेघालय, त्रिपुरा, हिमाचल। और दोस्तों कुछ राज्य है, उनकी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। जैसे और राज्य है, इसकी ट्रिक है अनु, मिस, यू, मन में तू है। अनु मिस यू मन में तू है। क्या? अनु मिस यू मन में तू है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या होगी? अनु है, ये आ है, आ मतलब क्या होगा? अरुणाचल। आ मतलब अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। फिर एन है, एन ते क्या होगा? नागालैंड, नागालैंड। अब यू है, यू है तो यू मतलब क्या होता है? उत्तराखंड। और एम है, एम से क्या होगा? मिस। देखो मी, अनु, मिस, यू, मन में तू है, तो एम है, एम से क्या होगा? मिजोरम, मिजोरम। फिर ये क्या है? एम आई से, एम आई से सॉरी क्या होगा? मिजोरम। और यस से सिक्किम। फिर क्या है? यू, यू यहाँ पे दिया हो, देखो एक एक पॉइंट आपको रखना होगा। फिर ऊ से क्या होगा? उत्तराखंड है, या दो बार रिपीट हुआ है, सॉरी। अनु मिस मन में तू है। अनु ये दोस्तों कहते हैं कि एक कॉमन से दोहा बनाने के लिए ऐसा, या कहो कि प्रोनाउंसिएशन बनाने के लिए ऐसा यूज किया है। क्या? ऊ से फिर उत्तराखंड ही है, उत्तराखंड। फिर दोस्तों मन में मणिपुर, मणिपुर। फिर में मेघालय। फिर क्या होगा? टी से त्रिपुरा। फिर हा से क्या होगा? हिमाचल, हिमाचल। तो दोस्तों अनु मिस यू मन में तू है। आ से अरुणाचल प्रदेश, एन से नागालैंड, यू से उत्तराखंड, और मिस से एम आई से मिजोरम, एस से सिक्किम, यू से उत्तराखंड। ये हमने बताया कि प्रोनाउंसिएशन बनाने के विधि ऐसा ही हो जाता है, ये यूज करते हैं इसको। मन जैसे साइलेंट नहीं होता है, नाइफ आपने पढ़ा हो, जैसे छुरी आपने, नाइफ स्पेलिंग ये कहा कि नाइफ में चाकू होता है। अब इसमें क्या नाइफ पढ़ते हैं कि नाइफ थोड़ी ना हम पढ़ते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन है, ये विवाद है।
अपवाद है कह सकते हैं आपको। तो दोस्तों नाइफ है, ऐसे ही इसमें हमने यूज किया है। तो यू मन मतलब मणिपुर, MN मन मणिपुर, में से मेघालय, और T से त्रिपुरा, S से हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हमें लगता है ये 5 क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करो। दोस्तों जो नए लोग हैं चैनल पे वो शेयर जरूर करें और वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अभी 5 क्वेश्चंस के साथ। तो मेरे शेर और शेरनियों, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस के साथ। तो दोस्तों देखते हैं अपना, मेरे शेर और शेरनियों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है क्या इंग्लिश के। दोस्तों इसके पहले हम कितने क्वेश्चन टाइप के 20 क्वेश्चंस करा चुके हैं। पार्ट 2 में यूपी प्लस पैट मॉडल पेपर और ये SSC GD, ये सारे एग्जाम जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं मॉडल पेपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम फॉर ए अबैंडन। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में तो आपको क्या देखना है। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिख रहा है क्या साइनोनिम्स, क्या साइनोनिम्स, तुरंत तो समझ जाओ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। अगर आपको वीक है बहुत इंग्लिश में, उसकी बात कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं तो आप अगर कहीं आपको क्वेश्चन में दे साइनोनिम्स, तुरंत समझ जाओ क्या साइनोनिम्स मैंने हमने बताया था आपको क्या होता है, पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब जैसे अमृत का हमने बताया था, सुधा, पोम, स्यूस, ये सोम, स्यूस, सब ये किसके बताए थे आपको, अमृत के पर्यायवाची। वैसे साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची। अब किसका पूछ रहे, फार। फार मतलब के लिए होता है, अबैंडन मतलब क्या होता है, क्या होता है, त्यागना होता है। अबैंडन मतलब त्यागना। दोस्तों हम हिंदी इसलिए सभी को बता रहे हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो कंपटीशन या यूपी बोर्ड या इंटर बोर्ड कोई भी बोर्ड हो, कुछ बच्चे नए होंगे, कुछ बच्चे पुराने होंगे। पुराने बच्चों को तो पता होगा, बस उनको ये कंफर्म हो जाएगा, जिनको पता है उनको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। लेकिन जो नए बच्चे उनके लिए हम बता रहे हैं, हिंदी भी बता रहे हैं जिससे आपको जल्दी क्लियर हो जाए। तो क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम्स फॉर अबैंडन। ये देखो अबैंडन मतलब त्यागना होता है, सिनोनिम्स एंड सिनोनिम्स फॉर अबैंडन। एक ऐसा दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मतलब नहीं है, इज नॉट मतलब नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों ये नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या नीचे जो ऑप्शन दिए इसमें से एक ऐसा कोई वर्ड है जो साइनोनिम्स नहीं है, किसका, अबैंडन का। अबैंडन का साइनोनिम्स नहीं है। विच ऑफ द निम्न में से इज नॉट नहीं है, ए साइनोनिम्स एक पर्यायवाची नहीं है, फॉर के लिए या में ये का, अबैंडन में त्यागना क्या, निम्न में से त्यागना का एक पर्यायवाची नहीं है, वो शब्द आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही होते हैं सेम, हम इसलिए आपको हिंदू पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे जिससे आपकी स्पीकिंग नॉलेज प्लस ग्रामर भी मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो दोस्तों क्या गिव अप माने क्या होता है, कहते हैं नेवर गिव अप। क्या आपने सुना होगा एक मोस्ट मतलब मोटिवेशनल पॉइंट्स है, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब क्या होगा, कभी मत छोड़ो, पीछा मत छोड़ो। किसका मत पीछा करो, किसी लड़की का नहीं, न लड़के का। ठीक है दोस्तों, नेवर गिव अप, अपने लक्ष्य के लिए, अपने टारगेट के लिए, अपने लाइफ अचीवमेंट के लिए, अपने सक्सेस के लिए नेवर गिव अप। क्या नेवर गिव अप मतलब पीछा मत छोड़ो। ठीक है दोस्तों, नेवर गिव अप मतलब जब नेवर में कभी नहीं, नेवर माने आपने पढ़ा होगा कभी नहीं, क्या नेवर माने कभी नहीं दोस्तों। ठीक, नेवर माने कभी नहीं, गिव अप माने छोड़ो या त्यागो। तो मतलब अबैंडन माने त्यागना होता है, तो गिव अप माने क्या हो जाएगा, त्यागना। हमने वहां देखो नेवर माने कभी नहीं और गिव अप माने त्यागना, तो गिव अप माने क्या हो गया, त्यागना हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, इसका त्यागना। ठीक है, फिर लीव मतलब लीव मी अलोन। अगर कोई एंग्री हो जाता है पर्सन तो कहता है लीव मी अलोन, आई वांट टू फ्रेश, आई वांट फ्रेश।
ओके, तो लीव मतलब लीव मी अलोन, आपने सुना होगा, स्पीकिंग है दोस्तों। ये हम आपको इंग्लिश भी बताएंगे, ग्रामर भी बताएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर भी बता रहे हैं, समझ आइए। लीव मी अलोन, अगर कोई मैन एंग्री हो जाता है टू अदर पर्सन, देन ही वांट टू से या ही सेड लीव मी अलोन प्लीज, आई वांट टू रिफ्रेश या फ्रेश। तो दोस्तों लीव मी, लीव मतलब त्यागना, मतलब छोड़ दो, इसका मतलब क्या हो गया, त्यागना। फिर क्या, फारसेक, फारसेक मतलब इसका भी मतलब दोस्तों क्या होता है, त्यागना। ठीक है दोस्तों, तो मतलब ये त्यागना के समानार्थी हैं। अब बचा है लास्ट ऑप्शन डी, डी बचा है। और टेक मतलब होता है लेना, लेना, और टेक मतलब लेना, तो इसका इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्यों, क्योंकि टेक मतलब लेना होता है और आपको सिनोनिम्स नहीं है। Which of the following is not a synonyms for a abandon? Abandon माने त्यागना, for माने के लिए, का synonyms पर्यायवाची is not नहीं है, is not, is माने है, not माने नहीं। Follow which of the following, निम्न में से, which of the following, निम्न में से synonyms का पर्यायवाची एक नहीं है। तो एक कौन है, टेक, टेक नहीं है ना। और ये गिव अप, लीव, forsake, ये तीनों किसके पर्यायवाची, ये दोनों ये अबैंडन के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 2 है, which of the following is antonyms for a cheerful। तो दोस्तों हमने जैसे बताया, फिर इसमें भी वही क्वेश्चन दोस्तों पहचानना। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे, व्हाट यू वांट टू से क्वेश्चन, देन हाउ यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से? If you not understand the question, what is want to represent the question, then how you can solve? How? Please tell me. So I suggestion to you, please understand carefully. क्या? Please understand carefully. ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझो, क्योंकि क्वेश्चन से ही किसी का आंसर निकलता है। मैं ये हर सब्जेक्ट में, हिंदी में भी मैं ही पढ़ाता हूँ, उसमें भी बताता हूँ कि अगर आपको कहीं पर्यायवाची हो गया, जैसे भाववाचक संज्ञा बताए, तो भाव, जिससे भाव फीलिंग्स निकले, वो मतलब भाववाचक संज्ञा होगी। ऐसे इसमें मैं बता रहा हूँ आपको। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से, इज माने है, यहाँ नॉट हमने कहा ये नहीं है मतलब है, और इज मतलब है और नॉट मतलब नहीं। इज माने है, एंटोनिम्स माने विलोम शब्द, एंटोनिम्स विलोम शब्द। जैसे आज हमने बताया है, हिंदी अगर आप पढ़े होंगे पीछे तो आपको पता होगा, हमने बताया था वहां एक शायद कृत्रिम, तो कृत्रिम था, उसका विलोम शब्द पूछा था, तो कृत्रिम का क्या होगा, प्राकृतिक। एक ह्यूमन होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक हाथों से बनाया जाता है, एक रब के द्वारा या प्रकृति के द्वारा बना हुआ होता है। तो दोस्तों कृत्रिम और प्राकृतिक दो होते हैं। और वैसे इसमें एंटोनिम्स माने विलोम शब्द, फॉर चीयरफुल, इसका मतलब ये होता है, चीयरफुल माने क्या होता है, प्रसन्न। क्या, चीयरफुल माने होता है प्रसन्न, चीयरफुल माने प्रसन्न, चीयरफुल और प्रसन्न होता है। अब इसका क्या एंटोनिम, इसका उल्टा, आपको इसका क्या देखना है, दुखी देखना है, दुखी होगा, प्रसन्न का दुखी, या आप प्रसन्न भी बोल सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, मेरे शेर और श्रेणियों वीडियो को शेयर जरूर करें। क्यों शेयर करें, इसलिए क्योंकि नॉलेज गेन कर रहे हैं आप, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज है दोस्तों जो बांटने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों शेयर करो, प्लीज प्लीज शेयर, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज शेयर। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not antonyms for cheerful? तो cheerful माने होता है प्रसन्न, और हम क्या करें एंटोनिम्स में विलोम शब्द। तो विलोम शब्द cheerful का क्या होगा, हमने बताया दुखी होगा। अब देखते हैं इंग्लिश में दुखी वर्ड कौन सा होगा, किसका अर्थ मीनिंग होगा दुखी, या किसका मीनिंग होगा आप प्रसन्न। तो दोस्तों जॉयफुल, जॉयफुल लाइफ, यू कैन लिव लाइफ जॉयफुल। तो दोस्तों जॉयफुल, जॉयफुल मतलब आनंद, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, या आनंद मतलब प्रसन्न, ये तो मतलब साइनोनिम्स हो गया। फिर क्या, हैप्पी, हैप्पी मतलब भी प्रसन्न होता है ना, प्रसन्न या आनंद, ठीक है, एक ही बात होती है। ब्राइट मतलब चमकीला भी होता है दोस्तों, ब्राइट मतलब चमकीना, ब्राइट फ्यूचर, यू कैन क्रिएट, इफ यू वांट टू वर्क इन गुड लाइफ कंटिन्यू, देन यू कैन मेक योर फ्यूचर ब्राइट, फ्यूचर ब्राइट।
ओके। तो फ्यूचर ब्राइट मतलब चमकीला होता है। या तो जब फ्यूचर ब्राइट आपका हो जाएगा तो आप प्रसन्न ही रहेंगे ना, दुखी तो नहीं हो जाएंगे। अगर आप मेहनत करते हैं डे बाय डे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, आप अच्छे सक्सेसफुल मैन बन जाएंगे, बहुत सारी चीजें अचीवमेंट हो जाएंगी लाइफ में, तो आप प्रसन्न नहीं होंगे, दुखी हो जाएंगे। प्रसन्न होंगे ना? बोलिए मेरे शेर और शेरनियों, दुखी होंगे या प्रसन्न होंगे? प्रसन्न होंगे ना। तो मतलब ब्राइट मतलब चमकीला, लाइफ फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा। तो मतलब ब्राइट बने क्या हो गया, इसका मतलब भी हो गया प्रसन्न या आनंद, ठीक है, प्रसन्न। फिर अनहैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, दुखी या अप्रसन्न, ठीक है दोस्तों। अनहैप्पी आपका राइट आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि प्रसन्न का विलोम शब्द दुखी होगा या अप्रसन्न होगा। तो अनहैप्पी माने होता है दुखी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर डी होगा। क्यों? एंटोनिम्स होता है चीयरफुल का अनहैप्पी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप देखते हैं अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है वी ट्रेवलेड विद स्टीमर। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, एक तो हम इसलिए ऐसे लिख दें क्योंकि हमें बोर्ड पे लिखना होता है, इसलिए हम आपको यहीं पे ओरल ही बोल रहे हैं। इसमें करना क्या है, इसमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं आपके और A B C D। अब इसमें क्या देखना है आपको, इसमें एक एरर होगा, एक एरर होगा। अगर कोई एरर है तीन में से एरर है तो आपको सिलेक्ट करना होगा वो ऑप्शन। अगर नहीं है तो डी ऑप्शन, नो एरर। नो मतलब नहीं, एरर मतलब गलती नहीं है, ठीक है दोस्तों। मैं दोस्तों हिंदी आपको ऐसे आप यहाँ पढ़ोगे दोस्तों, आप कहते हैं हिंदी आप बोलते हैं उस तरह इंग्लिश बोलेंगे। तो दोस्तों फिर से वी ट्रेवलेड, वी माने हम, ट्रेवलेड माने यात्रा, ट्रेवल माने यात्रा करना होता है, ट्रेवलेड माने यात्रा किया या किए, की विद, अब विद आ गया। अगर आप प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस ये सब पढ़े हैं, ये सेंटेंस पढ़े हैं तो तुरंत पहचान रहे कहां पे क्या एरर है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी कैसे पता है क्योंकि आपने पूरा सेंटेंस है। तो वी ट्रेवलेड विद स्टीमर टू रीच देयर, हमने यात्रा की वहां पहुंचने के लिए। किसके द्वारा? स्टीमर माने क्या होता है, बोट माने पता है, BOAT, बोट माने नाव होता है और स्टीमर माने भी नाव ही होता है, बट उसमें इंजन लगा होता है। स्टीमर आप छोटे बच्चे होंगे तो गांव में जब कहीं बारिश आ जाती है तो बच्चे छोटे ले आते, कागज के भी बना लेते, वो भी बोट होता है, स्टीमर कह सकते हो आप। लेकिन बस वो इंजीनियरिंग है दोस्तों, ये सारी कुछ जिसमें चीजें जितनी ज्यादा इन्वेस्ट हो जाएंगी उतना ही ज्यादा उसमें उसका नाम बढ़ जाता है। तो स्टीमर विद मतलब साथ में जैसे हम दो लोग हैं तो विद आई एम विद, उसके साथ विद मतलब साथ जा रहे हैं, विद मतलब साथ। हम साथ तो गए नहीं थे स्टीमर के साथ कोई जाता नहीं, स्टीमर पे बैठ के जाता है। तो बाई के द्वारा मतलब, तो इसमें विद की जगह पर क्या होगा, बाई का प्रयोग होगा। क्यों होगा? बाई मतलब द्वारा, साथ तो हम गए नहीं थे, साथ तो था लेकिन हम उस पे बैठ के गए थे। अगर साथ हम जैसे दो व्यक्ति हैं वो साथ जा रहे हैं तो हम कहेंगे क्या, ये वस्तु है, स्टीमर है। ध्यान रखना ये स्टीमर वस्तु है और ये वी हम लोग पर्सन्स हैं। क्या है? पर्सन्स, वी आर पर्सन्स। तो वी ट्रेवलेड बाय स्टीमर टू रीच देयर। टू रीच मतलब क्या होता है, पहुंचना। रीच मतलब पहुंचना, देयर मतलब वहां, रीच मतलब पहुंचना, ठीक है। ट्रेवलेड मतलब ट्रेवल माने यात्रा, ट्रेवल माने यात्रा की, वी मतलब हम। तो दोस्तों हर एक पॉइंट का आपका मीनिंग बता रहे हैं, समझ लीजिए। अगर इससे बेटर भी नहीं समझ पाए ऐसे तो नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वी ट्रेवलेड बाय स्टीमर टू रीच देयर, आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करते, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि विद की जगह पे हम लोग बाई का यूज करेंगे, विद की जगह पे इन प्लेस ऑफ मेटर बिसाइड्स क्या बाई का यूज करेंगे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर बी होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द कैलकुलेटर इज
फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों। आपको ये दोनों जो दिए हुए हैं ये फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है? रिक्त स्थान भरो। हिंदी में आपने पढ़ा होगा रिक्त स्थान भरो, वैसा ही इसमें भी होता है। अब यहाँ तो सोच रहे होंगे फेल, वो फेल माने होता है या फी डबल फेल माने क्या होता है? गिरना। ठीक है दोस्तों, अब फिल माने या फाई डबल एल होता है, फिल माने भरना। रिक्त स्थान, फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स माने खाली। अब ब्लैंकेट होता है वो कंबल। ब्लैंकेट इसमें कुछ अगर नंबर से लेटर बढ़ा दे तो ब्लैंकेट हो जाता है। तो ब्लैंक्स माने खाली स्थान या रिक्त स्थान या एम्प्टी प्लेस। तो दोस्तों देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है सॉरी। द कैलकुलेटर इज द टेबल। कैलकुलेटर तो सभी को पता होगा, कैलकुलेशन करते हैं, सभी के मोबाइल में होता है, सभी लोग हेल्प लेते होंगे कैलकुलेटर की जगह से या से। तो दोस्तों द कैलकुलेटर इज द टेबल। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है, दो ऑप्शन आपके पास दिए हुए, ऑन होगा या एट होगा। द कैलकुलेटर मतलब कंप्यूटर, इज माने है, ऑन पर है, अब पर के लिए पर, द टेबल मतलब कैलकुलेटर जो दोस्तों टेबल पर है, क्या? मेज पर। टेबल माने क्या होता है? मेज। द टेबल मेज पर है क्या? कैलकुलेटर। अब क्या ऑन का प्रयोग होगा या एट का प्रयोग होगा? दोस्तों एक आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हम कहते हैं वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू लिविंग, इन विच सिटी यू लिव। तो दोस्तों क्या हमारा आंसर क्या निकलता? आई, जैसे आई लिव एट मिस्रिक, मिस्रिक कह सकते हैं, या आई लिव एट जयपुर, लिव एट जयपुर। इन तो कहोगे नहीं, इन क्यों नहीं कहोगे? हम दोस्तों इसे उसके बाद में इनकी चर्चा करेंगे, बस हमें ऑन इट का डिफरेंट आपको बताना है, किस लिए हम यहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे या एट का प्रयोग करेंगे। तो आई लिव एट मिस्रिक, आई लिव एट जयपुर। तो दोस्तों ये छोटे जो स्थान होते हैं, प्लेसेज, जो प्लेसेज होते हैं, स्मॉलर प्लेसेज, स्मॉलर प्लेस, बड़े प्लेस के लिए नहीं हम बात करें, स्मॉलर प्लेसेज, जयपुर हो गया, मतलब सिटीज हो गई, बड़ी बड़ी छोटी सिटीज स्मॉलर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ऐड का प्रयोग करते हैं। और यहाँ ये सिटी तो है नहीं। जब कोई हम स्पर्श वस्तु, क्या स्पर्श वस्तु होती है, तब हम काहे का? आन का प्रयोग करते हैं, का आन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आन, तो यहाँ क्या है का प्रयोग होगा? द कैलकुलेटर इज ऑन दी टेबल होगा, द कैलकुलेटर इज ऑन दी टेबल। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप कि नहीं? ऑन मतलब पर, द टेबल मतलब मेज, इज माने है, कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है टेबल, कैलकुलेटर टेबल पर है। ठीक है दोस्तों, हिंदी इसका मीनिंग यही होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ही वाज एंग्री, फिल इन द ब्लैंक्स, मी। अब देखो हमने अभी बताया था आपका विद का और बाई का बताया था, विद का प्रयोग हुआ या बाई का प्रयोग हुआ, वही यूज सेम क्वेश्चन है, बट इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है और उसमें इरर सेलेक्ट करना था। तो दोस्तों ही वाज एंग्री क्या होगा? मेरे द्वारा होगा या मुझसे होगा? ही मतलब वह बात माने था, एंग्री मतलब क्रोधित, गुस्सा, मी मतलब मुझसे। ही वाज एंग्री विद मी, यहाँ मी विद होगा कि बाई होगा? विद होगा, विद होगा, विद होगा ना यहाँ, क्योंकि ये पर्सन है। ही वाज एंग्री विद मी। ठीक है दोस्तों, तो हमें लगता है 5 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के जो हम लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल क्वेश्चन हैं। ग्रामर भी है, सब कुछ है, सेंटेंस भी है, एरर भी है, जबलेट भी है। तो दोस्तों ये सारा कुछ जो हम आपके लिए मेन पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों इसको वीडियो को शेयर आप कर रहे हैं कि नहीं? दोस्तों अगर शेयर नहीं कर रहे तो प्लीज़ शेयर करिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों ये यूपी SSC पेट 2021 जो मॉडल पेपर, SSC GD का मॉडल पेपर, उसके बेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।